बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं कि हम किस तरह से वर्चुअल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट सेलेक्ट करते हैं। इस वर्चुअल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट की हमें आमतौर पे ज़रूरत पड़ती है मुख्तलिफ़ लैब्स के लिए या फिर टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, या फिर ये है कि हमें कोई लर्निंग पर्पज़ के लिए भी इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हम देखते हैं कि बुनियादी तौर पे मुख्तलिफ़ किस्म की जो वर्चुअलाइजेशन की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो कौन सी अवेलेबल हैं, फिर कौन से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं और उन प्लेटफॉर्म्स में डिफरेंस क्या है और हम इसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, और उनकी लिमिटेशंस को भी हम एड्रेस करेंगे। बुनियादी तौर पे जब हम वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं तो हमारे पास 3 तरह के ऑप्शंस ना अवेलेबल हैं आजकल जो कॉमनली यूज़ होते हैं। नंबर 1 तो है वर्चुअल मशीन, यानी कि जिसको हम आमतौर पे वीएम भी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास कंटेनर्स की टेक्नोलॉजी होती है। कंटेनर्स जो ना वो लाइट वेट होते हैं। इसके अलावा हमारे पास WSL का ऑप्शन भी मौजूद होता है कि हम WSL को यूज़ कर सकते हैं विंडोज़ के इन्वायरमेंट में। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो तीनों किस्म की टेक्नोलॉजीज़ हैं इनकी डिटेल्स क्या हैं और इसकी मुख्तलिफ करैक्टरिस्टिक्स जो ना वो क्या हैं। अब जो पहली टेक्नोलॉजी हमने जिसको डिस्कस किया है वो है वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन के ज़रिए से हम हार्डवेयर को वर्चुअलाइज कर सकते हैं, यानी कि बुनियादी तौर पे कम्प्लीटली आइसोलेटेड जो ना वो इंस्टेंसेस किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो ना वो रन कर सकते हैं। वर्चुअल मशीन में बुनियादी तौर पे 2 तरह के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। एक वर्चुअल मशीन में हम हाइपरवाइज़र टाइप 1 यूज़ करते हैं, जो कि बुनियादी तौर पे किसी किस्म का उसमें हम कोई गेस्ट होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करते हैं, बल्कि हाइपरवाइज़र डायरेक्टली जो ना वो हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करता है और उनको वर्चुअलाइज उनकी इंस्टेंसेस जो ना वो यूज़ करता है। अब इसमें फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो नंबर ऑफ़ कॉल्स है ना वो रिड्यूस हो जाती हैं। वर्चुअल मशीन की सूरत में बुनियादी तौर पे हार्डवेयर की एलोकेशंस होती हैं, यानी कि आप CPU या स्टोरेज या रैम को बुनियादी तौर पे एलोकेट करते हैं या फिर रिज़र्व करते हैं मुख्तलिफ़ वर्चुअल मशीन्स के लिए। इसमें हम सबसे पहले हमें हाइपरवाइज़र इंस्टॉल करना पड़ता है, जो कि बुनियादी तौर पे किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर होता है। फिर उसके ऊपर हम वर्चुअल मशीन की इंस्टेंसेस क्रिएट करके उसके ऊपर जो ना गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो ना वो इंस्टॉल करते हैं। अब ये मुख्तलिफ़ किस्म के हम एक ही हार्डवेयर के ऊपर या एक ही हार्डवेयर प्लेटफॉर्म के ऊपर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। हाइपरवाइज़र 1 के साथ जो वर्चुअल मशीन्स क्रिएट की जाती हैं उनकी आमतौर पर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है और आमतौर पे इनको एंटरप्राइज़ या फिर सर्वर वर्चुअलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनकी रिलायबिलिटी भी ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें ये है कि इसमें चूँकि गेस्ट ऑपरेटिंग इसमें होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, तो इस सूरत में आपको इनको एक्सेस करने के लिए आमतौर पे किसी दूसरे सिस्टम को जो ना वो यूज़ करना पड़ता है। जो वर्चुअल मशीन्स हाइपरवाइज़र टाइप 1 के साथ जो ना वो क्रिएट की जाती हैं, इनको आमतौर पे बेयर मेटल वर्चुअल मशीन्स भी कहते हैं और ये आमतौर पे डाटा सेंटर्स वगैरह में यूज़ होती हैं। दूसरी टाइप में ये है कि हम इस वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं जिसमें होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है और उसमें हाइपरवाइज़र भी होता है। इसमें हाइपरवाइज़र की टाइप 2 होती है। बुनियादी तौर पे जितनी भी कम्युनिकेशंस होती हैं हार्डवेयर के साथ या हार्डवेयर की जो एलोकेशंस होती हैं वो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही होती हैं और बाकी जो प्रोसेस है वो उसी तरह का होता है जिस तरह से बुनियादी तौर पे टाइप 1 के वर्चुअल मशीन्स में होता है, यानी कि हम गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, फिर उसके ऊपर अपने जो डिफरेंट किस्म के एप्लीकेशंस हैं उनको रन करते हैं। ये जो इस तरह की जो वर्चुअल मशीन्स हैं आमतौर पे हमारे डेस्कटॉप PCs के लिए जो ना वो सूटेबल होती हैं, हम इनको यूज़ कर सकते हैं। उसमें हम पहले जो ना वो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो ना वो इंस्टॉल करते हैं, फिर हम मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लिनक्स है या सेंटोस है या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। इनकी परफॉर्मेंस आमतौर पे जो टाइप 1 की वर्चुअल मशीन्स हैं उनके निस्बत थोड़ी सी कम होती है, बट दे आर गुड फॉर लर्निंग पर्पज़ और या फिर टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। अब इसके बाद वर्चुअल मशीन्स के बाद जो दूसरा ऑप्शन है
वो कंटेनर्स का बेसिकली जो कंटेनर्स का कॉन्सेप्ट है वो इसी तरह से है कि प्रोसेस इन प्रोसेस। बुनियादी तौर पे इसमें हम जो ना एक कंटेनर इंजन यूज़ करते हैं। कंटेनर इंजन जो है वो प्रोसेसेस की नेम स्पेस क्रिएट करता है और हर कंटेनर के लिए एक सेपरेट डिस्टिंक्ट नेम स्पेस होती है। प्रोसेस की नेम स्पेस क्रिएट करने के बाद हम उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि कोई भी हो सकता है, जैसे लिनक्स वगैरह का है या जो सेंटोस वगैरह है। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन आप यूज़ करना चाहते हैं उसके ज़रिए से उसको हम इंस्टॉल करने के बाद अपने सर्विसेज या एप्लीकेशंस रन करते हैं। अब बुनियादी तौर पे आप देखेंगे कंटेनर इंजन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज को यूज़ करता है और सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो वाया ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए से ही होती हैं। कंटेनर्स में फ़ायदा ये होता है कि जो हमारे डेस्कटॉप के रिसोर्सेज होते हैं या कंप्यूटिंग के रिसोर्सेज होते हैं वो शेयर्ड होते हैं बिटवीन दी मेन ऑपरेटिंग सिस्टम और गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। तो आम तौर पे इस मकसद के लिए जो ना ये जो कंटेनर्स हैं वो लाइट वेट टेक्नोलॉजी हैं एज़ कम्पेयर टू वर्चुअल मशीन्स। और फिर इसमें हमें रिसोर्सेज को जो ना वो रिजर्व भी नहीं करना पड़ता, एलोकेट भी नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जांपल अगर हमें वर्चुअल मशीन्स की सूरत में हमें डिफाइन करना पड़ता है कि कितनी मेमोरीज को एलोकेट करनी है, कितनी प्रोसेसर की कोर जो ना वो इसको एलोकेट करनी है और स्टोरेज कितनी एलोकेट करनी है। तो बुनियादी तौर पे कंटेनर्स इस लिहाज से जो ना वो एफिशिएंट हैं, स्केलेबल हैं और क्विकली इनको डिप्लॉय किया जा सकता है और इसका स्टार्ट और स्टॉप टाइम भी जो ना वो काफ़ी कम होता है। इसके बाद हम WSL की बात करते हैं। WSL बुनियादी तौर पे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए है। इसमें जो प्रोसीजर जो ना अडॉप्ट किया जाता है वो इसी तरह से होता है कि एक लाइट वेट वर्चुअल मशीन क्रिएट की जाती है और उसके अंदर जो ना वो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम का, जैसे लिनक्स है, यूबेंटो है, उसका कर्नल जो ना इंस्टॉल किया जाता है। अब ये दोनों जो मशीन्स होती हैं, दोनों इंस्टेंसेस होती हैं, ये बुनियादी तौर पे हाइपरवाइजर के साथ कम्युनिकेट करती हैं ताकि हार्डवेयर को यूटिलाइज़ किया जा सके। इसमें भी बुनियादी तौर पे हमें रिसोर्सेज को एलोकेट करने की ज़रूरत नहीं होती या रिजर्व करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि जो ना जितने भी रिसोर्स मैनेजमेंट होती है वो बुनियादी तौर पे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। आल्दो कि इसकी इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी सिंपलर होती है और इसके कुछ डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज़ होती हैं एज़ कम्पेयर टू दी कंटेनर्स और वर्चुअल मशीन्स के। तो इसलिए जो ना इसको हम क्विकली डिप्लॉय कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के रिसोर्सेज हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये है कि हमने मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ तो देख ली। अब इनकी सिलेक्शन जो है ना वो हम किस इन्वायरमेंट में, किस पर्पज़ के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करें, इस मकसद के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास रिसोर्सेज जो हैं कंप्यूटिंग वगैरह के या रैम या स्टोरेज वो कितनी अवेलेबल है, क्या आप एलोकेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या आप क्या शेयर्ड यूजेज रखना चाहते हैं, या फिर ये है कि जो एप्लीकेशन आप टेस्ट करना चाहते हैं क्या आप लर्निंग पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं या फिर आप बहुत सारी इंस्टेंसेस जो ना वो क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो इस बात का ताल्लुक ये काफ़ी हद तक जो ना इस बात को ड्राइव करते हैं कि आप कौन सी वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी भी हो सकती है, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस भी हो सकता है, स्टार्ट और स्टॉप टाइम भी हो सकता है। फिर ये इस बात के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है कि क्या आपको रिमोट मैनेजमेंट चाहिए, आप रिमोटली जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है उसको मैनेज करना चाहते हैं। फिर ये है कि आपका जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है, क्योंकि सारे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सारी वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं और इसी तरह से सारे गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी सपोर्टेड नहीं होते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात देखें तो कंटेनर्स हैं उनके लिए कौन से फैक्टर्स को जो ना वो मद्देनज़र रखना पड़ता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आमतौर पे जो माइक्रो सर्विसेज का आर्किटेक्चर होता है जिसमें आप स्मॉल जो ना वो सर्विसेज जो ना वो बहुत सारी जो ना वो डिप्लॉय करना चाहते हैं, उनको टेस्ट करना चाहते हैं या फिर माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो इस मकसद के लिए आमतौर पे कंटेनर्स जो ना वो बेटर चॉइस होती है। फिर दूसरी है कि अगर आप डेवलपमेंट और टेस्टिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं, चूँकि कंटेनर्स इजी क्विकली जो ना डिप्लॉय किए जा सकते हैं, क्विकली इनको इनके कन्फिगरेशंस वगैरह चेंज भी की जा सकती हैं। फिर इसका स्टार्ट और स्टॉप टाइम भी जो ना वो बहुत कम होता है, इसलिए इसको आमतौर पर डेवलपमेंट और टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है।
फिर अगर हम रिसोर्स एफिशिएंसी की बात करें तो चूँकि कंटेनर्स जो है वो शेयर्ड रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वही बुनियादी तौर पे सारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है। तो इस सूरत में हमें किसी किस्म के रिसोर्सेज को यानी कि सीपीयू, रैम या फिर स्टोरेज को रिज़र्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि कॉमनली शेयर्ड मैकेनिज़्म के तहत जो है ना वो रिसोर्सेज मुख्तलिफ कंटेनर्स यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद स्केलेबिलिटी है, चूँकि ये लाइट वेट होते हैं और ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ नहीं करते हैं या ऑन डिमांड रिसोर्सेज ही यूज़ करते हैं, तो एक गिवन जो कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर हम बहुत सारी कंटेनर्स की इंस्टेंसेस जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है ना वो इंस्टॉल कर सकते हैं। या फिर ये दूसरे अल्फाज में ये कहना चाहिए कि कंटेनर्स की सूरत में हम एक लार्ज नंबर ऑफ इंस्टेंसेस जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं या एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकते हैं, उनको टेस्ट कर सकते हैं, उनके ऑपरेशंस को वेरीफाई कर सकते हैं या फिर उनको ऑपरेट कर सकते हैं। आमतौर पर इनको प्रोडक्शन में यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि ज़्यादातर फोकस जो है वो बुनियादी तौर पर टेस्टिंग और डेवलपमेंट या फिर लर्निंग पर्पज़ के लिए होता है। फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है जिसको CI या CID कहते हैं, जिसमें बुनियादी तौर पे डेवलपमेंट जो है ना वो कंटिन्यूसली हो रही होती है और हमें इस फीचर्स को टेस्ट करना पड़ता है। अगर हम VMs की सूरत में VM यूज़ करेंगे तो उस सूरत में हो सकता है कि हमें दोबारा से नई VM क्रिएट करनी पड़े और ऑपरेटिंग सिस्टम को दोबारा इंस्टॉल करना पड़े, जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। कंटेनर्स की सूरत में इवन कि अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज भी करना चाहते हैं तो बाकी जितना भी आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं या जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनको हम मेंटेन कर सकते हैं और क्विकली हम जो है ना वो मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स को टेस्ट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा मुख्तलिफ सर्विसेज भी उनको उसके ऊपर रन कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पे ये 5 फीचर्स हैं जिनको आपको मद्देनज़र रखना पड़ता है कि अगर आपने कंटेनर्स को यूज़ करना है, वर्चुअल मशीन्स को यूज़ नहीं करना, तो आपकी अगर इसमें से इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट है तो आप फिर जो है ना वो बुनियादी तौर पे कंटेनर्स का ऑप्शन जो है ना वो सिलेक्ट करेंगे। दूसरी अगर हम वर्चुअल मशीन्स की बात करें तो वर्चुअल मशीन्स बुनियादी तौर पे सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सिग्निफिकेंट हैं, क्योंकि कंटेनर्स की सूरत में जो आइसोलेशन होती है ऑपरेटिंग सिस्टम से, जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या इसको हम हास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, उसमें फुल्ली आइसोलेशन नहीं होती है, बल्कि एक प्रोसेस नेम स्पेस क्रिएट की जाती है और जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो उसी नेम स्पेस के अंदर जो है वो रन कर रहे होते हैं। जबकि वर्चुअल मशीन की सूरत में बुनियादी तौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल के ऊपर जो है ना फुल्ली आइसोलेशन होती है। तो इसमें जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसकी कोई इंटरेक्शन नहीं होती, उसका कोई इफेक्ट जो ना वो नहीं होता है। चूँकि वर्चुअल मशीन्स की सूरत में जो रिसोर्सेज हैं, हार्डवेयर के रिसोर्सेज वो भी एलोकेटेड होते हैं, तो इसमें ये आपको फ़ायदा होता है कि आप बुनियादी तौर पे जितने आपने रिसोर्सेज एलोकेट किए हैं वो आपकी वर्चुअल मशीन में अवेलेबल होते हैं। फिर दूसरी बात ये है कि आमतौर पर मुख्तलिफ़ किस्म के लेगेसी एप्लीकेशंस हैं, पुराने एप्लीकेशंस हैं जिनको आप जो ना वो कंटेनर्स के साथ डिप्लॉय नहीं कर सकते। उस मकसद के लिए आपको कोई पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड हो सकता है या फिर पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो ना वो उसकी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन जो ना रिक्वायर्ड होती हैं और उसमें आपको जो ना फुली आइसोलेटेड जो ना ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टेंस रिक्वायर्ड होती है। तो उस सूरत में अगर आपकी एप्लीकेशंस या फिर सर्विसेज जो ना वो लेगेसी टाइप की हैं, उसमें कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं कि जिनको हम जो ना वो जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके साथ एड्रेस नहीं कर सकते, तो फिर वर्चुअल मशीन जो ना वो एक बेटर ऑप्शन होता है। फिर उसके बाद हम रिसोर्स एलोकेशन की बात करें, चूँकि रिसोर्सेज जो ना वो वर्चुअल मशीन्स में एलोकेटेड होते हैं, यानी कि ये रिजर्व्ड होते हैं। समटाइम्स इनको जो ना वो शेयर भी किया जा सकता है, लेकिन आमतौर पे जो रिसोर्सेज हैं वो एलोकेट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने स्पेसिफाई करना होता है कि रैम कितनी यूज़ करेंगे आप, CPU की कोर्स कितनी यूज़ करेंगे, स्टोरेज कितनी यूज़ करेंगे। इसमें कुछ ऑप्शंस ये भी होते हैं कि जो स्टोरेज की सूरत में आप ग्रोएबल डिस्क भी जो ना क्रिएट कर सकते हैं या फिर डिस्क को जो ना मल्टीपल पार्ट्स में भी जो ना वो डिवाइड कर सकते हैं। इसके मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ायदे होते हैं जिनको हम लेटर डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, चूँकि वर्चुअल मशीन्स की सूरत में
जो ना वो आइसोलेशन ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल के ऊपर होती है, और जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका ज़्यादातर जो उसकी वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो वर्चुअल मशीन्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को अफेक्ट नहीं करती हैं। तो इसलिए जो ना बुनियादी तौर पे वर्चुअल मशीन्स आमतौर पे ज़्यादा सिक्योर कंसिडर की जाती हैं निस्बतन इनके जो ना वो कंटेनर्स की निस्बत। इसके बाद जो लास्ट जो चीज़ है जिसको हम जो ना वो डिस्कस करना चाहते हैं या आपको कंसिडर करना चाहिए, वो ये है कम्प्लेक्सिटी। ये है कि आप जो सर्विस डिप्लॉय करना चाह रहे हैं या जो आप एप्लीकेशन टेस्ट करना चाह रहे हैं उसका इन्वायरमेंट कैसा है, वो कम्प्लेक्स तो नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व तो नहीं है, या आपको उनकी प्रोग्राम स्ट्रक्चर्स वगैरह जो ना बहुत कम्प्लेक्स तो नहीं है। अगर तो इस तरह की कम्प्लेक्सिटी है तो फिर आप ज़्यादा बेटर है कि आप कंटेनर्स की बजाय वर्चुअल मशीन को सेलेक्ट करें। अब वर्चुअल मशीन्स की सूरत में ही जो हमने डिस्कस किया था कि दो तरह की वर्चुअल मशीन्स होती हैं, एक हाइपरवाइज़र टाइप 1 के साथ और दूसरी हाइपरवाइज़र टाइप 2 के साथ। अगर आप प्रोडक्शन के लिए वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो ज़्यादा बेटर है कि आप टाइप 1 का जो ना हाइपरवाइज़र यूज़ करें, क्योंकि वो डायरेक्टली हार्डवेयर को मैनेज कर रहा होता है। जबकि अगर टेस्टिंग या फिर स्टडी पर्पस के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं तो फिर टाइप 2 ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप 2 जो वर्चुअल मशीन्स को यूज़ किया जा सकता है। उसमें ये होता है कि आपको किसी सेपरेट सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती, आपने जो VMs क्रिएट किए हैं वो आप होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से ही एक्सेस कर सकते हैं। फिर अगर हम WSL की बात करें तो WSL बुनियादी तौर पे विंडोज़ के साथ जो ना वो स्पेसिफिक है, यानी कि ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही यूज़ किया जा सकता है। इसकी मोटिवेशन बुनियादी तौर पे ये थी कि जो लिनक्स में मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स होती रहती हैं, क्योंकि लिनक्स ओपन सोर्स है, तो समटाइम्स ऐसा इस तरह की ज़रूरत होती है कि हमें जो ना वो लिनक्स की लाइब्रेरीज़ भी यूज़ करनी पड़ती हैं और विंडोज़ की लाइब्रेरीज़ भी यूज़ करना पड़ती हैं। फिर ये है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आमतौर पे जो ना ऑटोमेशन के टूल्स जो ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और अबंडेंटली अवेलेबल हैं। तो विंडोज़ के अंदर भी यूज़र्स को समटाइम्स डेवलपर्स को इस बात की रिक्वायरमेंट होती है कि वो लिनक्स की यूटिलिटीज़ को जो ना वो यूज़ कर सकते हैं या फिर लिनक्स की लाइब्रेरीज़ को यूज़ करना पड़ता है। तो इस मकसद के लिए WSL जो ना एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। चूँकि इसमें लिनक्स और विंडोज़ की दोनों की जो ना लाइब्रेरीज़ अवेलेबल होती हैं, इनकी कैपेबिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, तो बुनियादी तौर पे आप क्रॉस प्लेटफॉर्म जो डेवलपमेंट है वो भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ये है, चूँकि हमने पहले भी बात की है, चूँकि लिनक्स जो है ना वो ऑटोमेशन और स्क्रिप्टिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें बहुत सी टूल्स और लाइब्रेरीज़ अवेलेबल हैं। तो अगर विंडोज़ में आप वही फंक्शनैलिटीज़ अचीव करना चाहते हैं या उनको यूज़ करना चाहते हैं तो फिर WSL जो है ना वो बेटर ऑप्शन होगा। इसके अलावा ये है कि आमतौर पे अगर आप लर्निंग के लिए या फिर एक्सपेरिमेंटेशन ही करना चाह रहे हैं तो बजाय कि आप कंटेनर इंस्टॉल करें, कंटेनर इंजन इंस्टॉल करें या फिर वर्चुअल बॉक्स या फिर VMware वगैरह इंस्टॉल करें, ज़्यादा बेटर है कि आप डायरेक्टली जो ना वो नेटिव WSL जो ना वो कॉन्फ़िगर कर लें और अपने लिनक्स के सिस्टम्स को एक्सेस कर लें। फिर ये होता है कि एज़ कम्पेयर टू दी वर्चुअल मशीन्स के जो बेसिक हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया था, WSL जो ना वो लाइट वेट होता है और ये जो ना वो बुनियादी तौर पे चूँकि स्पेसिफिकली इसको जो ना वो डेवलप किया गया है, तो इसमें काफ़ी सारी जो ना वो रिसोर्सेज की जो ना वो बचत हो सकती है। फिर ये है कि अगर ये तो हमने ऑलरेडी बात की कि इंटीग्रेशन जो है ना, अगर विंडोज़ की टूल्स और लाइब्रेरीज़ को आप इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं लिनक्स के साथ, ये दोनों को एट द सेम टाइम यूज़ करना चाह रहे हैं, तो फिर WSL इज़ मच बेटर ऑप्शन। तो ये 7 फैक्टर्स हैं बुनियादी तौर पे कि अगर इनमें से आपकी रिक्वायरमेंट जो ना वो कुछ इस तरह की हैं तो ज़्यादा बेटर है कि आप WSL ही यूज़ करें। अगर आप देखें कंटेनर्स और WSL दोनों लाइट वेट हैं, लेकिन कंटेनर्स में डिफरेंस और कंटेनर्स और WSL में डिफरेंस ये है कि इसमें कंटेनर्स की स्केलेबिलिटी ज़्यादा होती है, यानी कि यू कैन क्रिएट अ लार्ज नंबर ऑफ इंस्टेंसेस और टेस्ट इंस्टेंसेस विद द कंटेनर्स एज़ कम्पेयर टू द WSL। अब हमने बात की है वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज़ की और उनकी सिलेक्शन की। अब हम बात करते हैं कि इन मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ के लिए कौन से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं और उन प्लेटफॉर्म्स में क्या डिफरेंसेस हैं और हमें उनको किस तरह से सिलेक्ट किया जा सकता है, या हम एक
प्लेटफॉर्म को दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर कैसे प्रेफर कर सकते हैं। वर्चुअल मशीन्स के लिए आमतौर पे दो वेरी कॉमनली नोन प्लेटफॉर्म्स वो अवेलेबल हैं। एक तो VMware है और दूसरा ओरेकल वर्चुअल बॉक्स है। ये दोनों ही जो ना वो अक्सर यूज़ होते हैं, यानी कि डेवलपर्स इसको यूज़ करते हैं और टेस्टिंग पर्पस के लिए स्टूडेंट्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इनमें कुछ सर्टेन जो ना वो डिफरेंसेस होते हैं और ये डिफरेंसेस इस बात के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और कौन से गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो ना वो आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। फिर आप क्या डाटा शेयर करना चाह रहे हैं अक्रॉस दी वर्चुअल मशीन्स, या फिर आपको जो USB की एक्सेस है वो भी चाहिए, या फिर वीडियो की जो ग्राफिक्स की मेमोरी है उसमें भी कुछ अपने जो ना वो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इन चीज़ों को देखने के लिए स्नैपशॉट्स मैनेजमेंट और रिमोट मैनेजमेंट इस तरह के फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर करते हुए आप इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के दरमियान सिलेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो वर्चुअल बॉक्स और VMware का कंपैरिजन अगर हम देखें तो जो VMware है बुनियादी तौर पे ये हार्डवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन ही जो ना वो आमतौर पे सपोर्ट करता है, जबकि वर्चुअल बॉक्स जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेस्ड दोनों किस्म की वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट करता है। दूसरा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स के हवाले से अगर हम बात करें तो वर्चुअल बॉक्स में ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो ना वो सपोर्टेड है। इसमें लिनक्स भी सपोर्टेड है, FreeBSD भी सपोर्टेड है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी सपोर्टेड है और सोलरिस वगैरह भी सपोर्टेड है। इसी तरह से गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से देखें तो आमतौर पर दोनों VMware और वर्चुअल बॉक्स दोनों ही मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को आप एज ए गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर हम शेयर्ड फोल्डर्स की बात करें जिसमें आप जो ना डाटा शेयर करना चाहते हैं बिटवीन दी VMs या फिर बिटवीन दी होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और VMs के ज़रिए के दौरान, तो VMware की सूरत में आपको जो ना एक्सटेंडेड कैपेबिलिटी की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि ESXi जो ना आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और अगर आप ESXi इंस्टॉल करेंगे तो आम तौर पे आपको सेपरेट सिस्टम की ज़रूरत होती है जिसके ज़रिए से आप VMs को एक्सेस कर सकते हैं। जबकि वर्चुअल बॉक्स में आप जस्ट अगर एक्सटेंशन पैक को इंस्टॉल करके आप होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स के दरमियान जो ना वो फोल्डर्स या फिर डाटा शेयर कर सकते हैं। इसी तरह से जो USB डिवाइसेस हैं ये आउट ऑफ बॉक्स होते हैं आमतौर पे, यानी कि चूँकि आप वर्चुअल मशीन से सेपरेट बॉक्स के ऊपर जो ना वो क्रिएट कर रहे हैं, तो अगर आपने USB डिवाइस को एक्सेस करना है तो वो उस मेन सर्वर के ज़रिए से, मेन मशीन के ज़रिए से ही आप एक्सेस कर सकते हैं। जबकि वर्चुअल बॉक्स की सूरत में आप जो USB को डायरेक्टली अपने, चूँकि आप सेम सिस्टम के ऊपर होते हैं, आप USB इंस्टॉल करके USB के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। 3D ग्राफिक्स की अगर हम बात करें तो वर्चुअल बॉक्स और VMware दोनों ही डायरेक्टएक्स और OpenGL टेक्नोलॉजी से सपोर्ट करती हैं। और इसके अलावा जो मेमोरी ग्राफिक्स मेमोरी की लिमिटेशंस हैं, इसमें है कि VMware में आप 2 GB तक जो ना वो मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं ग्राफिक्स के लिए, जबकि वर्चुअल बॉक्स में 128 मेगाबाइट तक आप ग्राफिक्स के लिए मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। फिर ये है कि जो आमतौर पे वर्चुअल मशीन्स की सूरत पे आपको माइग्रेशन की भी ज़रूरत हो सकती है कि आप लाइव माइग्रेशन करना चाह रहे हैं एक मशीन से दूसरी मशीन में, तो ये बुनियादी तौर पे VMware के लिए आपको ESXi जो ना वो चाहिए होगा, जबकि वर्चुअल बॉक्स में आप लाइव माइग्रेशन बाय टेलीपोर्टेशन कर सकते हैं। इसी तरह से इंक्रिप्शन के लिए भी ये है कि आपको ESXi तक जो ना वो एक्सेस चाहिए, आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, जबकि वर्चुअल बॉक्स में आप वर्चुअल मशीन्स को एन्क्रिप्ट कर सकते हैं। इसी तरह से क्लोन्स की बात है कि क्लोन्स जो ना वो लिंक्ड हो आपस में, तो ये तो ESXi में किया जा सकता है जिसके लिए आपको सेपरेट मशीन की ज़रूरत पड़ती है, जबकि वर्चुअल बॉक्स में आप डायरेक्टली कर सकते हैं। इसी तरह से रिमोट मैनेजमेंट के लिए आपको VMware की सूरत में सेपरेट पैकेज चाहिए होता है जो कि vCenter के नाम से आमतौर पे जाना जाता है, जबकि वर्चुअल बॉक्स में रिमोट मैनेजमेंट आप इजीली जो ना वो कर सकते हैं, या उसके लिए आपको एक्सटेंशन पैक की ज़रूरत पड़ सकती है। फिर स्नैपशॉट्स की अगर हम बात करें, स्नैपशॉट का मतलब है कि जैसे जैसे आप चेंजेस करते हैं
स्नैपशॉट्स का मतलब ये है कि जब जैसे ही आप चेंजेस करते हैं उन चेंजेस को सेव कर ले, या किसी वक्त आपका किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर आपने कोई गलत कन्फिग्रेशंस कर दी हैं या गलत एग्जीक्यूशन कर दी है तो आपने उसको रिवर्ट बैक करना है। तो ये जो ना दोनों के ऊपर सपोर्टेड है। VMware भी स्नैपशॉट्स को सपोर्ट करती है और वर्चुअलबॉक्स भी इसको सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी समरी देख लें तो दोनों यहाँ पे अगर हम इसकी समरी देख लें कंपैरिजन में, तो बुनियादी तौर पे जो वर्चुअलबॉक्स है वो स्टूडेंट्स के लिए या फिर लैब टेस्टिंग के लिए या फिर डेस्कटॉप एनवायरनमेंट के लिए सबसे सूटेबल है। इस पे ऑपरेटिंग सिस्टम की सपोर्ट भी जो है वो ज़्यादा है, इसके अलावा इस पर फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा है। आपको कोई एक्सटर्नल मशीन्स या डिवाइसेस की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं वर्चुअलबॉक्स में। तो इन चीज़ों को आप अगर इन चीज़ों में अगर आप देखें कि अगर आपकी इसकी पर्टिकुलर कोई रिक्वायरमेंट है, अगर आपके पास मल्टीपल मशीन्स हैं तो आप ESXi पे जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए या कोई प्रोजेक्ट पर्पज़ के लिए ही विजुअलाइजेशन एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वर्चुअलबॉक्स विल बी दी मच बेटर सोल्यूशन। अब अगर हम कंटेनर्स की बात करें तो कंटेनर्स के लिए आमतौर पे डॉकर इंजन जो है ना वो सबसे बेस्ट है, आई मीन विच इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड। इसके अलावा कुबरनेट्स कंटेनर्स भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन कुबरनेट कंटेनर्स जो है ना वो आमतौर पे जो ना वो ऑटोमेशन के लिए या फिर मैनेजमेंट के लिए जो ना वो यूज़ किए जाते हैं। और इवन के कुबरनेट्स के साथ भी हम आमतौर पे डॉकर इंजन को ही यूज़ करते हैं। डॉकर प्लेटफॉर्म जो है वो ओपन सोर्स है और इट इज़ फ्रीली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। और इवन कुबरनेट्स जो ना ये भी ओपन सोर्स है, ये भी फ्रीली अवेलेबल है। लेकिन ये है कि डॉकर कंटेनर्स जो है ना वो कंटेनर्स के लाइफ साइकिल को अच्छी तरीके से मैनेज करने की सलाहियत रखते हैं, और जो इंस्टेंसेस हैं या टेस्ट इंस्टेंसेस हैं आपकी सर्विसेज डिप्लॉयमेंट को काफ़ी क्विकली मैनेज कर सकते हैं। यूजुअली मोस्ट ऑफ द टूल्स यूज जो है वो कंटेनर्स ही है। आप इसको विंडोज़ पे भी यूज़ कर सकते हैं, लिनक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम ये बात करें कि हमें डॉकर कब यूज़ करना चाहिए, अगर आपकी सारी डिप्लॉयमेंट्स जो हैं वो लोकल हैं तो इसके लिए ज़्यादा बेटर है कि आप, यानी कि अगर आपकी सारी डिप्लॉयमेंट्स जो है ना वो लोकल हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो ज़्यादा बेटर है कि आप डॉकर इंजन को ही यूज़ करें। फिर ये है कि इसमें सिंप्लिसिटी का ऑप्शन होता है। अगर आप अपने डिप्लॉयमेंट्स को या माइक्रो सर्वर्स के आर्किटेक्चर को या सर्विसेज के आर्किटेक्चर को सिंपल रखना चाहते हैं या आपका बहुत सिंपल है, तो ज़्यादा बेटर है कि आप डॉकर को ही यूज़ करें। फिर ये है कि सिंगल कंटेनर एप्लीकेशंस की सूरत में भी ज़्यादा बेटर है कि आप डॉकर को ही जो ना वो यूज़ करें एज़ कम्पेयर टू द कुबरनेट्स। इसमें फिर जो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट या फिर इंटीग्रेशन या जो कंटिन्यूस डेवलपमेंट के लिए है, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि कंटेनर्स का अपने तौर पे वन ऑफ द एडवांटेजेस कि इसको हम क्विकली चेंजेस करने के बाद जो ना दोबारा से टेस्ट कर सकते हैं। तो डॉकर जो इज़ मच बेटर ऑप्शन एज़ कम्पेयर टू दी एनी अदर अवेलेबल थिंग्स। फिर ये है कि अगर आप सिर्फ लर्न करना चाह रहे हैं कंटेनर्स के प्रिंसिपल्स को या फिर से इंट्रोडक्शन करना चाह रहे हैं या फिर प्रोटोटाइप क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो ज़्यादा बेटर है कि आप डॉकर इंजन यूज़ करें, जो कि आपको अच्छी जो ना कैपेबिलिटीज़ या फिर फास्टली आपके जो कंटेनर्स या एप्लीकेशंस को मैनेज कर सकता है। इसमें ये है कि आप कुबरनेट्स उसी वक्त यूज़ करें जब आपके जो ना वो डिप्लॉयमेंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड है और काफ़ी कम्प्लेक्सिटी है मैनेज करने के लिए। तो लेकिन ये कि अगर आप डॉकर्स में भी आपको मॉनिटरिंग या मैनेजमेंट पर्पस के लिए जो ना वो CLI ही यूज़ करनी पड़े, लेकिन कुछ टूल्स जो ना वो अवेलेबल हैं, वेब बेस्ड टूल्स, जिसके ज़रिए से आप डॉकर इंजन को मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वॉल्यूम्स कितने हैं क्रिएट किए गए हैं, कितने कंटेनर्स हैं, कौन से कंटेनर्स रन कर रहे हैं, और ये GUI बेस्ड होता है। आप एरर्स भी देख सकते हैं, आप कंसोल के ज़रिए लॉगिन भी कर सकते हैं। फिर कंटेनर अगर हम कुबरनेट्स की बात करें तो कुबरनेट्स आमतौर पे उस वक्त रिक्वायर्ड होता है जब आपका माइक्रो सर्विस
आर्किटेक्चर जो ना वो कॉम्प्लेक्स है, आप उसको यूज़ करना चाह रहे हैं, तो उसमें ये है कि कुबरनेट्स जो है ना वो चूँकि मैनेजमेंट की कैपेबिलिटीज़, एक्सटेंडेड मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट की कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, तो फिर ये है कि आप डॉकर इंजन के साथ कुबरनेट्स भी यूज़ कर लें। फिर अगर आप एप्लीकेशंस को स्केल करना चाह रहे हैं तो उस सूरत में भी आप कुबरनेट्स आपके लिए अच्छा जो ना वो सोल्यूशन है। अगर आपको हाई अवेलेबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आमतौर पर प्रोडक्शन में रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो फिर आप कुबरनेट्स का सोल्यूशन जो ना वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी माइक्रो सर्विस की आर्किटेक्चर बहुत कम्प्लेक्स है तो फिर कम्प्लेक्स डिप्लॉयमेंट्स के लिए भी ज़्यादा बेटर है कि आप सिर्फ डॉकर्स के ऊपर ही रिलाई करने के बजाय उसके साथ कुबरनेट्स को भी यूज़ कर लें। मल्टी क्लाउड और हाइब्रिड इन्वायरमेंट के लिए भी आमतौर पे इसको यूज़ किया जाता है। तो इसके अलावा जो सर्विसेज की डिस्कवरी या लोड बैलेंसिंग है, ये भी आमतौर पे कुबरनेट्स के ज़रिए से ही अचीव की जाती है। अगर आप सिर्फ डॉकर्स को यूज़ कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें से बहुत से जो ना ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होंगे, आप इसको नहीं कर सकते होंगे, या फिर आपको उसके लिए अल्टरनेट अरेंजमेंट्स जो ना वो चाहिए होती हैं। तो अगर आपकी माइक्रो सर्विस का आर्किटेक्चर कम्प्लेक्स है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसमें बड़ी ही स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स हैं, तो ज़्यादा बेटर है कि आप डॉकर इंजन के साथ कुबरनेट्स को यूज़ करें। सो दैट्स ऑल। हमने मुख्तलिफ जनाब वो फीचर्स और मुख्तलिफ करैक्टरिस्टिक्स जनाब वो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज़ और वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म्स की डिस्कस की हैं। होपफुली कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कोई एक जो ना वो टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। आमतौर पर स्टूडेंट्स के लिए जो लर्न करना चाह रहे हैं या फिर प्रोटोटाइप डेवलप करना चाह रहे हैं, उनके लिए ओरेकल वर्चुअल बॉक्स जो है ना इट इज़ मोस्ट रिकमेंडेड बिकॉज इट इज़ सिंपल एंड इंट्यूटिव एंड इट कैन बी ईजीली यूज्ड। जबकि कंटेनर्स इज़ ऑल्सो बेटर सोल्यूशन इवन के फॉर स्टूडेंट्स के लिए भी, लर्निंग पर्पस के लिए भी, या फिर अगर वो अगर आप माइक्रो आर्किटेक्चर का कोई सर्विस डिप्लॉय करना चाह रहे हैं तो उस सूरत में भी आपके लिए कंटेनर्स का ऑप्शन जो ना वो बेस्ट होगा। दूसरा ये कि वर्चुअल बॉक्स इसलिए भी रिक्वायर्ड है कि ये स्टैंड अलोन है। आई मीन यू डू नॉट नीड एक्सटर्नल हार्डवेयर और एक्सटर्नल मशीन फॉर सेटिंग अप योर वर्चुअल इन्वायरमेंट। सो आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल। आपको इसमें मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन जो ना वो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज़ और वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म्स के मतलब मिली होगी। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने तौर पे डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, कहाँ से डाउनलोड करना है और उसको किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है, और फिर हम किस तरह से गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकते हैं, नेटवर्क्स की मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। ये हम VMware के लिए भी करेंगे और इस मकसद के लिए सेपरेट वीडियो जो ना वो रिकॉर्ड की जाएगी। अगर आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है और अब अगर आपका मज़ीद कोई क्वेश्चन है या कोई इशू है या कोई एम्बिग्यूटी है, आप यू कैन ऑलवेज रीच मी वाया email or just leave the comment on the in the comment section, and I shall reply to that, and if required a separate discussion will be arranged on that topic. Thank you very much.